तो एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 जो कि आपकी फरवरी में होने वाली है भाई, अब टाइम नहीं रह गया। इन क्वेश्चन को करके चले जाना एंड हिंदी में ना टॉप करोगे अगर इन क्वेश्चन को कर लिया तो। देखो मैं आपको सीक्वेंस से एक तरफ से सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू करवा रहा हूं और ये पहला वीडियो है जिसका, एंड आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि भाई अब अगर तुम लोग अवॉइड करोगे ना कि भाई बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पता नहीं चलेगा वो फरवरी कब आ जाएगा और आपके एग्जाम आपके सर पर होंगे और बिल्कुल फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड अब टाइम नहीं बचा है यार। इन क्वेश्चन को देखो, इस वीडियो में मैं आपके पास क्या शेयर करूंगा, तो इस वीडियो हम काव्यखंड के है ना, काव्यखंड के और आपका जो पद्य साहित्य है ना, इसके सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो आपके 2-2 नंबर में बनते हैं, है ना। और इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आने हैं आपके वही क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, और पहला क्वेश्चन आपका दिया गया इसमें, मानव शरीर का निर्माण किन पंच या 5 तत्वों से हुआ है। देखो पंच भी हो सकता है, 5 भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया है। यहाँ पे याद रखिएगा जो 5 एलिमेंट होते हैं इनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है भाई, 2-3 साल से ना लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है ना। और एक शब्द या वाक्य में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद करके रखना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नेक्स्ट है आपका, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बोध खो बैठी हैं। देखिए हाफ ईयरली में शायद मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दिए थे जो कि आपको नहीं पढ़ने चाहिए थे, है ना, लेकिन अब मैंने पूरा सिलेबस देखा है और अच्छी तरीके से, है ना, रिड्यूस्ड सिलेबस से बिल्कुल हटा करके उनको, है ना, उन चीज़ों को, और जो आपका आ रहा है फिलहाल तो उसी को मैंने इसमें रखा है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, इनको करके ही जाना। देखिए तो मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं, उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किया, भक्ति की पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती है ना, एक तरह से पागलपन को दर्शाती है ना। बाबरी, बाबरी का अर्थ क्या होता है, बावली, है ना, बावलापन, यही है ना, इसलिए लोगों ने उन्हें बाबरी कहा है। तो बिल्कुल से याद रखिएगा इस चीज को, है ना। मतलब कृष्ण भक्ति में इतनी ज्यादा लीन हो गई तो उन्हें किसी की जो है चिंता नहीं रही। नेक्स्ट है आपका, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। देखो मैं थोड़े क्वेश्चंस के आंसर को आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को ना समझ में आए और ताकि याद हो, है ना। देखो अभी लास्ट टाइम में अगर आप इन क्वेश्चन को करोगे तो अच्छी तरीके से एग्जाम में आप फोड़ करके आओगे। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझाते हुए चलूंगा, ध्यान से सुनते चलना, चाहे वीडियो को 2x में सेट कर लो, है ना। और पीडीएफ कैसे मिलेगा भाई पूरा वो भी बताऊंगा। देखो आंसर आपका दिया गया है, दीवाना का अर्थ है पागल, है ना। दीवाना का अर्थ क्या है, पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन है ना। भक्ति में सराबोर है, उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे आता है। वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट भाई अथवा में देखिए यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को मिला सकते हो। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है, अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, इस तरीके से भी आ सकता है। एंड आंसर भी मैंने थोड़ा यहाँ पे अलग कर दिया है ना, आपको जो भी आसान लगे वह आप याद कर सकते हैं ना, दोनों एक ही चीज है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं ये सारा कुछ तैयार करता हूँ आपके सिलेबस बेस पर, एंड आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं करते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है ना। तो आंसर दिया गया, झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली से, है ना, झारखंडीपन। तो कवित्री का मानना है कि यहाँ के लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को बाहरी भाषा के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए, उसके विशिष्ट उच्चारण व स्वभाव को बनाए रखना चाहिए, मतलब अपनी भाषा को, है ना, एक तरीके से उसे बनाए रखना चाहिए। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओहदे को पीर की मज़ार क्यों कहा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन बनेगा तो याद कर लेना इसे। ओहदे को पीर की मज़ार कहा गया है क्योंकि यह एक रूपक है जो ओहदे या उच्च पद के प्रति लोगों की श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। जैसे पीर का मजार, संत या धार्मिक गुरु, मकबरा, श्रद्धा और पूजा का ये सारे केंद्र, मतलब देखो कोई भी पद है व्यक्ति का, है ना, तो उससे वो व्यक्ति जाना जाता है। ओहदा, ओहदा कहलाता है ना, पद क्या कहलाता है, ओहदा कहलाता है एक तरीके से, है ना। और पीर की मजार, है ना, अगर कोई देखो कोई स्थान है ना, अच्छा स्थान है, मंदिर ही कह लो जैसे कोई, है ना, श्रद्धा और सम्मान का जो स्थान है तो उसको हम ज़्यादा वहाँ पर सम्मान देते हैं, है ना। तो उसके उच्च पद होता है किसी व्यक्ति का या फिर किसी भी वस्तु का हो सकता है, तो उसको श्रद्धा और सम्मान मिलता है। तो इसी प्रकार ओहदे को जो है पीर की मजार यहाँ पे कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? ये वही मीरा के चैप्टर से क्वेश्चन है भाई। तो उस समय समस्त राजस्थान में पर्दा प्रथा थी, है ना, महिलाएं पर्दा लगा करके रखती थी। मुगल शासकों की अय्याशी और अत्याचारों से बचने के लिए स्त्रियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वैसे समाज में मीरा कृष्ण का भजन और लोक लाज, है ना, लोक मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोना अर्थात त्यागना कहा गया है, और इसे आप याद कर लीजिएगा ना, लोक लाज खोना। नेक्स्ट आपका है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका बन सकता है ना, तो इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करी है, वह रूप कैसा है? 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मीरा ने सदैव अपने आराध्य कृष्ण को अपने पति मान करके स्वीकार किया है ना, पति रूप में उनकी जो है उन्होंने क्या करी है, भक्ति करी है। तो याद रखना, ये कई बार पूछा गया है और ये पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है ना। ये भी भाई लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। मीरा का कहना है कि कृष्ण अनश्वर हैं, उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है और इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर के मिल जाते हैं ना। ये देखिए, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपका, कवि को उन आंखों से क्यों डर लगता है? उन आंखों से कवि को डर क्यों लगता है भाई? तो किसान की आंखों में करुणा, पीड़ा व दीनता क्या भाव भरा है? इसमें दया, भय व खालीपन है। कभी उसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए क्या करता है, कभी को उनसे डर लगता है या फिर भय लगता है ना, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उजरी कौन थी भाई, है ना। देखो, जिसने भाई सब कुछ पढ़ रखा है वो ये मत सोचना कि मैं क्यों देख रहा हूँ ये चीजें, अरे आपका रिवीजन हो रहा है ना, भले ही वीडियो को 2x में करके देखो आप, लेकिन सुनो सारे क्वेश्चन को, आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है ना वो याद करते चलेगा, ठीक है। चलिए, उजरी कौन थी? किसान की गाय थी। उसकी विशेषता क्या है? निम्न है। तो वह किसान के अतिरिक्त किसी से दूध नहीं दुहाती थी। वह सफेद रंग की थी, है ना, सफेद रंग की गाय थी उजरी, है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों में पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो कवि को किसान की आंखों से डर लगता है, परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों और समाज के अपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाहता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मायके आई बहन को, है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर में, इसको याद कर लेना, है ना। ये वो घर की याद जो पार्ट है आपका, है ना, भवानी प्रसाद मिश्र का, तो उनके चैप्टर से ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिताप का घर क्यों कहा गया है ना, मायके आई बहन के लिए कवि ने परिताप का घर क्यों कहा है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखना है। देखिए, तो कवि की कुल 4 बहनें हैं, इनमें से एक विवाहित है, मतलब एक विवाहित है, एक का विवाह हो चुका है। कवि जेल में है और वह सोच रहा है कि सावन के महीने में उसकी विवाहित जो बहन है वह अपने माता पिता के घर यानी कि मायके में अपने परिजनों से मिलने आई होगी, है ना। सावन के महीने में आते हैं भाई, रक्षाबंधन का टाइम होता है ना। वह अपने माता पिता एवं भाई बहनों की कुशल क्षेम जानना चाहती होगी। उसने उनसे अपने दुख दर्द एवं जो राजी खुशी, है ना, साझा करना चाहती हो, किंतु जब उसे अपने जब परिजनों के बीच उसका 5वां भाई यानी कि भवानी कवि जो ये लिख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं बातें, है ना, वो नहीं दिखेगा, तब यह पता चलेगा उसका प्रिय भाई कारावास में कैद है, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, है ना, एक तरीके से दुख पहुंचेगा उसे। ऐसी स्थिति में वह अपना माँ का खुशी प्राप्त करने का स्थान नहीं बल्कि परिताप यानी कि दुखों, परिताप का अर्थ क्या होता है? दुखों का। परिताप का घर क्यों कहा है? तो घर लगा हुआ, है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है? तो देखिए, तो भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी घर की याद का ही क्वेश्चन है ना, इसको भी करके रखना है। एंड एक और इस चैप्टर का मैंने क्वेश्चन दिया है, बाकी फिर ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। एक और रह गया, ये क्वेश्चन रहा, एक वो रहा, 3 क्वेश्चन इससे टोटल मैंने बताए। देखिए, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है या फिर कारावास में है? उस समय के सेनानियों को जेल में क्या यातनाएं दी जाती थी, उनसे पिताजी को अवगत कराना नहीं चाहते थे। पिताजी सरल स्वभाव के थे, उनका मन बट वृक्ष के समान द्रवित होने लगता है। थोड़ी सी परेशानी की बात सुनकर के वे रोने लगते हैं। कवि जो है उन्हें सुखी रखना चाहता है या फिर सुखी देखना चाहता है, इसलिए कवि पिता से वास्तविकता छुपाना चाहता है ना। इस तरीके से इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है ना। ये गजल कविता में कवि उम्र भर के लिए पलायन इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार, है ना, कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग से रोशन कर देंगे, अर्थात देश के हर नागरिक को हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे, अपितु ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कवि क्या चाहता है कि वो पलायन कर जाए, जैसे, है ना, प्रवासी बन जाए एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका, दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक है? भाई दरख्तों का साया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये किसके प्रतीक हैं पूछा गया है। तो दरख्तों का साया का अर्थ होता है जन कल्याण की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाएं। धूप का अर्थ है कष्ट। कवि कहना चाहता है कि भारत की संस्थाएं, भारत की शासन व्यवस्था
सुख की बजाय दुख अथवा कष्ट बढ़ाने वाली हैं। यहाँ साय की बजाय धूप का साम्राज्य है, अर्थात यहाँ हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिल्कुल सत्य बात इसमें बताई गई है। इन कल्याणकारी संस्थाओं एवं सरकारी तंत्र के कारण लोगों को राहत मिलने की जगह उनका कष्ट और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये सारा कुछ कवि ने यहाँ पे कहा है। नेक्स्ट है आपका, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? तो इसका आंसर देखिएगा, कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। संथाल परागने, है ना, परगने के लोगों में जुझारूपन, अखंडता और नाच गान सरलता आदि विशेषताएं जमीन से जुड़ी हुई हैं, ये कवि ने यहाँ पर कहा है। नेक्स्ट है आपका, लेखिका सहज जीवन के लिए क्या आवश्यक मानती है भाई, है ना, लेखिका सहज जीवन के लिए किस चीज को आवश्यक मानती है? तो लेखिका सहज जीवन जीने के लिए प्रकृति में फैले प्राकृतिक सौंदर्य को आवश्यक मानती है भाई, है ना, प्राकृतिक वातावरण बना रहे एक तरीके से बढ़िया अच्छा अच्छा पेड़ वगैरह, है ना, ये सारा कुछ क्या इन सभी चीजों को ना कवित्री देखना चाहती है, और सहज जीवन जीने के लिए ये सारी चीजें ही आवश्यक है ना। कौन कौन सी? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, लेखिका मानती है कि स्वाभाविक रूप से उन्मुक्त होकर हंसने तथा आवश्यक पढ़ने पर भी जी भर कर रोना, स्वाभाविक रूप से नाचना गाना, है ना, आदि सहज जीवन के लिए आवश्यक है। खेलने के लिए खुली जगह हो, पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह हो, बड़े बूढ़ों के लिए चारों तरफ शांति फैली हो, है ना, ऐसा वातावरण एक तरफ से, है ना, बढ़िया एनवायरमेंट हो, प्राकृतिक सौंदर्य, है ना। तो ये सहज जीवन जीने के लिए लेखिका चाहती हैं। नेक्स्ट है आपका, कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया है और कुल की कहानी का अर्थ क्या है? भैया दोनों क्वेश्चन ना एक दूसरे के अथवा में लास्ट ईयर में देखे गए हैं क्वेश्चन, है ना, कुछ पिछले वर्षों में आए हैं क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को ना याद करके जाना। देखो सेट्स में आपके पेपर आने हैं तो थोड़े क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, वैसे सेट में क्वेश्चन ज़्यादा अलग नहीं होते, सिंपल ही क्वेश्चन वो आपको देते हैं, तो आपको सारे याद करके रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बाकी आपने जो सारा कुछ पढ़ रखा है वो तो रिवीजन कर ही लेना, लेकिन ये आपको जरूर से करके जाना है। देखो कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया? तो कचहरी को कहा गया है, कचहरी को अगाध वन कहा गया है क्योंकि यह जटिल अगाध वन, उलझी हुई और अनिश्चित होती है। कचहरी भाई खेत में कितना ढूंढना पड़ता है इसे, है ना, जहां लोगों को न्याय तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, उसी प्रकार से जब हम कचहरी को खेत में ढूंढते हैं ना, फसल में लगा हुआ, तो एक तरीके से वन में ही ढूंढ रहे हैं किसी चीज को, है ना, तो कितना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है आपका, कुल की कहानी का आशय। कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ होता है कुटुंब, है ना, कुटुंब परिवार भी कह सकते हैं, है ना, तो ये पूरा खानदान भी कह सकते हैं कुल को, है ना। कुल की कहानी, कहानी का मतलब होता है मतलब अमर्यादित कर सकते हैं एक तरीके से, है ना, मर्यादा ना रखी जाए जिसमें, है ना, मर्यादा के खिलाफ, है ना, इसका अर्थ एक हो सकता है। तो इसका अर्थ रहेगा, इसका अर्थ है परिवार की मर्यादा का पालन ना करना, कुल की कहानी का अर्थ, है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे आ जाता है, कविता बे आंखें में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार भाई बता गया है ना, बे आंखें, और इसके रचयिता कौन है भाई? जो भी बताएगा कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई जरूर से मिलेगा, है ना। देखो कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं ना यार, एक तो पता नहीं चलता कब बहुत सारे कमेंट एक साथ आ जाते हैं, तो सबका रिप्लाई नहीं कर पाते, है ना। तो बताइएगा जरूर से कि बे आंखें कविता किसकी रचना है भाई, किसने लिखा है इसको, है ना। कविता में किसान की पीड़ा के लिए समस्त संसार को जिम्मेदार बताया गया, है ना। किसे जिम्मेदार बताया गया? तो भाई समस्त संसार को किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार बताया गया है। कवि कहता है कि किसान को बीच धारा में छोड़कर समस्त संसार किनारे हो गया है। हमारी सारी व्यवस्था इस किसान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्रता के पश्चात भी समस्त समाज के अन्नदाता किसान को उसकी मेहनत का फल मिलना तो दूर रहा, उसका सर्वस्व छीन लिया जाना दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है ना। मतलब उसको उसकी फसल का यार वो दाम भी नहीं ठीक मिल पाता, है ना। कुछ इस तरीके से अपन समझना चाहें तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कविता वे आंखें के आधार पर महाजनों के चरित्र। महाजन कौन होते हैं? ये जमींदार वगैरह, है ना, जो खरीदते हैं कई, है ना, महाजन सेठ। महाजन की चरित्र की विशेषता क्या है इस कविता के आधार पर लिखने? तो महाजन निर्दयी है ना, उसे किसान की व्यथा पर जरा भी दया नहीं आती है। महाजन जो है स्वार्थी विचारों वाला है, वह अपने स्वार्थ के लिए किसान को जो है यातनाएं देता है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, आओ मिलकर बचाएं, है ना। ये किसकी रचना है भाई? ये किसकी रचना है ना, आओ मिलकर बचाएं, बताइएगा। कविता में कवित्री बच्चों को और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती हैं? क्या बचाना चाहती हैं भाई? तो चलिए इसका छोटा सा ही आंसर है, ये रहेगा आपके सामने। प्रस्तुत कविता आओ मिलकर बचाएं में कवित्री बच्चों के लिए मैदान और बड़ों के लिए अन्य अनेक चीजों के साथ पहाड़ों की शांति बचाने की बात कहती है ना। इस तरीके से इसको याद रखिए, है ना। बच्चों के लिए क्या? मैदान,
बच्चों को खेलने के लिए क्या भाई, ग्राउंड चाहिए, मैदान चाहिए, तो वो, और बड़ों के लिए क्या, अनेक चीज़ों को मतलब शांति बड़ों को चाहिए भाई, तो पहाड़ों को एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन ना पूछा ही जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए इन विशेषताओं को कवि ने जो है कवि ने पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा है ना। क्या क्या भाई, ये सारी विशेषताएं हैं, आपको जो भी में आसान लग रही हैं बिल्कुल याद कर लेना। एक एक करके मैं रीड कर देता हूँ। देखिए पहला है आपका, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं है, वे खिलखिलाकर हंसते हैं। थर्ड है आपके, वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड लगाते हैं, दंड पेलते हैं। नेक्स्ट आपका, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। अगला है, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। वे गीता का पाठ करते हैं, वे भावुक प्रकृति के हैं, है ना, प्रवृत्ति के हैं, है ना। अपने पांचवें बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। इस तरीके से वे देश प्रेमी हैं, उनकी प्रेरणा पर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है, एंड 2 नंबर में ये आपका क्वेश्चन आपको बन सकता है ना, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद आता है, कवि घर की कविता का प्रतिपाद्य क्या है। देखो भाई, तो ये प्रतिपाद्य हो गया, एक तरीके से आपको सारांश लिखना है भाई, आपने इस कविता से सीखा क्या वो आप लिख सकते हैं। इस कविता में मेनली बात किस चीज़ की करी जा रही है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो मतलब मिला जुला करके कविता का आपको मूरल लिखना है ना, तो प्रतिपाद्य लिखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। घर की याद कविता की रचना जेल में करी गई है। इसमें सावन की बरसात में कवि को अपने घर की याद आ रही है, इसलिए उन्होंने इस कविता का नाम घर की याद रखा है ना। वह पिताजी को सिर्फ अपनी सुखात्मक अनुभूतियां कराना चाहते हैं, इसके लिए वह सावन को सब कुछ बताकर भी सिर्फ अच्छी बातें बताने के लिए कहता है। यदि पिता को जेल के कष्ट व कवि की मानसिक दशा का पता चलेगा तो वे बहुत दुखी होंगे, ना जिस तरीके से उस कविता में वर्णन किया गया लाइन्स में, वही आपको थोड़ा बहुत लिख देना है। यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई। 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर आपके सामने रहेगा। यहाँ अपना घर से तात्पर्य व्यक्तिगत मोह माया में लिप्त जीवन से है ना। अपना घर है ना, मोह माया व्यक्तिगत है ना, तो एक ऐसा सांसारिक जीवन जिसमें परिजन, नाते, रिश्तेदार, इष्ट मित्र सभी मौजूद होते हैं। इन सभी के बीच रह करके मोह माया एवं राग अनुराग की उत्पत्ति भी स्वाभाविक हुई है, और कवित्री इसी मोह माया एवं अपने पराये के आकर्षण जाल से जो है को तोड़ने की बात करती हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति को ईश्वर को पाना है तो उसे जीवन का त्याग करना होगा। देखिए ये पूरा आप आंसर इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, एंड इसे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। अपना घर से क्या तात्पर्य है, देखो अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो कवित्री कहती है कि आपको मोह माया त्यागनी होगी, ये तो सभी को पता है ना। ईश्वर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अपना घर। अगर अपना घर आप नहीं छोड़ोगे तो यहाँ पे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों भाई, है ना। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है, ये किस कवि की रचना है। जिस भी बच्चे को पता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइएगा, क्योंकि आप लोग बताते हैं इससे आपको याद होता है। देखो, और हर एक चैप्टर का नाम आपको उसके लेखक सहित याद होना चाहिए। इससे आपको देखो आपकी जो व्याख्या वगैरह आती है उसको संदर्भ लिखने में आसानी होगी, एंड सही जोड़ी में क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, एंड सही विकल्प में भी बन सकता है, और खाली स्थान में भाई मैं कह रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव इस तरीके से ही बनने हैं। तो हर एक का याद कर लो कि कवि कौन से हैं इस चैप्टर के। अब जल्दी से बता दो कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इसके लेखक कौन है, या लेखिका कौन है, या फिर कवि या कवित्री इसके हैं कौन भाई, तो बता दीजिए। आंसर आपके सामने रहेगा। चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों होता है, तो निरक्षर चंपा वर्णों को नहीं पहचानती है, वह अक्षर जानती ही नहीं है ना। जब कवि लिखते पढ़ते समय अक्षरों को पढ़कर गाते अथवा बोलते हैं तो चंपा को गहरा आश्चर्य होता है, मतलब यार उसे उस चीज़ का पता ही नहीं है, वो सोचती है, मतलब एक तरीके से आश्चर्य। आपको भी तो अगर किसी चीज़ का पता नहीं है, कोई सामने वाला व्यक्ति कर ले रहा है उस चीज़ को, तो आपको एक तरीके से अमेजिंग लगेगी वो चीज़, है ना, आश्चर्य होगा। वह समझ नहीं पाती कि कागज पर अंकित इन काले काले चिन्हों से ये ध्वनियाँ कहाँ से आती हैं और कवि उन्हें अपने स्वर में कैसे बोल लेते हैं। इसी कारण वह कवि के मुख से निकलते स्वरों और कागजों में छपे काले चिन्हों के मध्य संबंध को देख करके आश्चर्यचकित एवं विस्मित हो जाती है ना। तो इस तरीके से आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट आपका है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग यहाँ पे दिया गया है आपको समझाने के लिए। वो हाँ, इतना आपको लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिए, एंड आपका आंसर इसका कंप्लीट आसानी से हो जाएगा। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, वज्र वज्र, है ना, याद रखिएगा। तो वास्तव में चंपा की बाल मन में किसी प्रकार यह बात घर कर गई थी, घर कर गई मतलब उसके मन में यह बात बैठ गई थी, है ना, कि लोग पढ़ लिख कर धन कमाने के उद्देश्य से अपने घर एवं परिजनों से बहुत दूर महानगरों की ओर, महानगर जैसे कलकत्ता हो गया, है ना, वहाँ पे चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके घर वालों को अत्यधिक परेशानी होती है।
और इससे घर टूट जाते हैं। ये इसके मन में बात, चंपा के मन में बात बैठ गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर पढ़ लिख लिया तो यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा कमाने, और घर वालों के लिए कोई नहीं बचेगा, है ना, परेशानी होगी उन्हें, और घर टूट जाएगा ना। इससे सबसे अधिक कष्ट उनकी पत्नियों को सहन करने पड़ते हैं ना। चंपा सोचती है कि कभी हम महिलाओं के भाग्य में विभीषिका बनी पलायन की इस प्रवृत्ति से परिचित होते हुए भी उसे पढ़ाने के लिए क्यों कह रही हैं। उसे आशंका है कि यदि उसका पति भी उसे छोड़कर अकेला कलकत्ता चला गया तो वह यदा कदा ही वापस लौटेगा, वह ऐसा कभी नहीं होने देगी और अपने पति को सदैव अपने साथ ही रखेगी, है ना। इस तरीके से वह बड़बड़ाते हुए अनिष्ट की आशंका में वह कलकत्ता पर वज्रपात करने की बात कहती है। मतलब कलकत्ता ही ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब कलकत्ता ही नहीं रहेगा तो वहां पर फिर कोई जाएगा नहीं, इसलिए वो कलकत्ता को ही खत्म कर देना चाहती है। इस तरीके से उसने कहा है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां से हमारे क्या आ जाते हैं, पद्य साहित्य के क्वेश्चन आ जाते हैं ना। अभी हम देखो पाठगत प्रश्न जल्दी से कंप्लीट कर चुके हैं सारे के सारे। अब भाई पद्य साहित्य के, है ना, कुछ ही 10 के लगभग क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेना। इनमें से आपके आने वाले 6 नंबर का जो प्रश्न आता है आपके पेपर में, है ना, सही विकल्प की एक शब्द या वाक्य के उत्तर बाद, प्रश्न क्रमांक 6, है ना, उसमें ना इन्हीं से क्वेश्चन आना है आपका। प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं लेकर के प्रमुख कवियों के नाम लिखे। तो भाई सामाजिक यथार्थवाद की प्रधानता रही है, मतलब इसका सामाजिक यथार्थवाद देखने को मिला है। वर्ग संघर्ष की बात पर जोर दिया गया है, मानवतावाद को स्थान मिला है। और इसके प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन, प्रगतिवादी कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं और कवियों के नाम लिखिए। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने रहेगा। निराकार ईश्वर की आराधना या उपासना करी गई है और जाति और धर्म से परे है। कबीर और रैदास जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, दोनों को कंपेयर करके पढ़िए, निर्गुण और सगुण दोनों को कंपेयर करके पढ़िए तो आपको आसानी से याद होगा। एंड आपको इनका अंतर जरूर से याद कर लेना, इन दोनों में अंतर। इसमें निराकार ब्रह्मा की उपासना है, इसमें साकार ब्रह्मा की उपासना है, इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इसमें क्या जाति और धर्म से है, इसमें अंधविश्वासों को नहीं माना जा रहा है किसी प्रकार से, है ना, उनका आडंबरों का विरोध किया गया है। इसके प्रमुख कवि कबीर हैं, रैदास हैं, और इसके प्रमुख कवि कहें तो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ना, ये सही कई सारे कवि हैं इसके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में कह लो, 6वें नंबर के प्रश्न में बनेगा। पर श्रृंगार की प्रधानता, भाई श्रृंगार रस की प्रधानता रही है कहाँ पे, रीतिकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस की प्रधानता कहाँ पे रही है भाई, किस काव्य में रही है, किस काल में रही है, रीतिकाल में। नायिका भेद रहा है, नायक या नायिका के संयोग एवं वियोग का वर्णन भी रीतिकाल में मिलता है। राज दरबारी कविताओं की रचनाएं की गई हैं, है ना। थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिखा है ताकि आप लोग इन्हें आसानी से याद कर सकें, मैं समझाते तो जाता ही हूँ। नेक्स्ट है आपका छायावादी कविता की विशेषता। भाई छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, प्रसाद पंत, निराला वर्मा। नीचे देखते हैं, देखिए प्रकृति प्रेम से रिलेटेड कविताएं जो है छायावाद में लिखी गई हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है रहस्यवाद, स्वच्छंदता, है ना, इस काव्य में, इस काल में लिखी गई, है ना, इस बाद में लिखी गई कविताओं में क्या रहस्यवाद, स्वच्छंदता और क्या प्रकृति प्रेम देखने को मिला है। इसके प्रमुख कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। और निराला तो निराला है ही अपने, है ना। महादेवी वर्मा को याद रखिएगा, रेखा चित्र में इन्होंने रेखा चित्र की प्रमुख रचनाएं करी हैं। जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है कामायनी, है ना। इन चीजों को याद रखिएगा, डिटेल में आप थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, सीधी बात यह है। नेक्स्ट है आपका प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक यथार्थ देखने को मिला है, वर्ग संघर्ष जो है इसमें की कविताओं, या फिर कहें कि वर्ग संघर्ष की कविताओं में इनका उद्देश्य रहा है ना। और शोषण के खिलाफ आवाज का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है ना। इन कविताओं में शोषण के खिलाफ आवाज भी देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयोगवादी। भाई ये प्रगतिवादी था, भाई प्रयोगवादी है तो नए प्रतीक और बिंबों का प्रयोग, दार्शनिकता, नवीन भाषा शैली। अब आप लोग बता दो भाई प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि कौन है ना। पूरा का पूरा लिखना, अकेले उनका नाम मत लिख देना, पूरा लिखिएगा कि प्रयोगवादी कविता के कवि निम्नलिखित हैं, जो भी हैं वो उनका नाम लिखते हुए लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका नई कविता। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण, गद्यात्मकता और व्यक्तिगत अनुभव इसमें देखने को मिला है ना। इसी प्रकार से पॉइंट में लिखें तो आपका नंबर नहीं कट सकता है भाई, नंबर आपको जरूर से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रहस्यवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। तो आध्यात्मिकता, गूढ़ विचार, ईश्वर की खोज, है ना। रहस्य है इस तरीके से, मतलब खोज, है ना। इस तरीके से हमारा काव्य खंड भैया पूरा कंप्लीट होता है यार। इस मेहनत के लिए ना काव्य खंड आपका इसमें कंप्लीट हो चुका है ना। प्लीज़ एक मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें मैं गद्य खंड पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। व्याकरण का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा एंड हर एक सब्जेक्ट की इसी प्रकार से एक सिक्वेंस में तैयारी करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने प्रिय मित्र के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।